नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही नए हफ्ते की भी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमारा मॉर्निंग पावर पैक्ड शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या। संध्या, सुप्रभात। बिल्कुल, और हमारे नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। तो नया सवेरा में आज हम आपको करने वाले हैं अपडेट देश और दुनिया भर की तमाम खबरों से, साथ ही साथ क्योंकि सावन का है आज आखिरी सोमवार, तो आपको लेकर के चलेंगे शिवालयों में भी और बताएंगे कि किस तरह से भक्तों का लगा है तांता। साथ ही साथ आर्थिक विकास की रफ्तार और खेल जगत में क्या है हिट, वो भी आपके साथ करेंगे साझा। तकनीक की दुनिया से भी आपको जोड़ेंगे और एक दिन एक उत्सव के जरिए आपको लेकर के चलेंगे आज एक विशेष राज्य में। तो आइए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। नई दिल्ली में आज से राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होगी देश की सुरक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा। झारखंड में आज से छात्र आंदोलन का अगला चरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव से शुरू होगी भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा। सुप्रीम कोर्ट में भी जेपीएससी में धांधली पर सीबीआई जांच की मांग पर सुनवाई आज। उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव की सुगबुगाहट। सीईसी ज्ञानेश कुमार जेनजी से करेंगे मुलाकात। 2 दिन के दौरे में चुनावी साक्षरता पर बढ़ाने का होगा फोकस। ईरान के खिलाफ सबसे बड़े आर्थिक जंग की तैयारी में अमेरिका। आज होगा प्रतिबंधों का ऐलान। ईरान ने कहा झुकने को नहीं तैयार। सावन का अंतिम सोमवार आज शिवालयों में गूंज रहे हैं बम भोले के जयकारे। जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का सिलसिला जारी। और भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश ने जीता कनिष्का ओपन शतरंज का खिताब। 9 दौर के बाद 7 अंक के साथ टॉप पर प्रणेश। और अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज से शुरू होने जा रहे राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। 2 दिन के इस सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े समसामयिक मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा होगी। देश भर की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के 850 से ज्यादा अधिकारी हाइब्रिड यानी कि ऑनलाइन और आमने सामने, जिसे ऑफलाइन भी कह सकते हैं, दोनों तरह के प्रारूपों में होने वाले इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा के बदलते स्वरूप, मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों और उनसे निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और उभरते खतरों से निपटने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। हाइब्रिड प्रारूप में होने के कारण इस व्यवस्था से देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात अधिकारियों को सम्मेलन की चर्चाओं में जुड़ने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन केंद्र और राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण मंच माना जाता है। झारखंड में आज छात्र आंदोलन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। मसला अब दिशोम गुरु कहलाने वाले शिबू सोरेन के गांव से जुड़ गया है। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो के ऐलान के मुताबिक आज से झारखंड के सभी 24 जिलों में 24 संकल्प के साथ जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पूरी तरह संवैधानिक, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से होगी। महतो का कहना है कि किसी भी प्रकार की हिंसा या कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधि का इस अभियान से कोई संबंध नहीं होगा। तो कुल मिलाकर सीएम हेमंत सोरेन के लिए आज से एक और चुनौती शुरू हो रही है। आज से रामगढ़ जिला के निमरा स्थित लुकैया टांड दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पैतृक गांव से छात्र ये यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के तहत अब हम लोग इस आंदोलन को आगे एक महत्वपूर्ण नए चरण का ऐलान किए हैं। ये समस्त झारखंडियों के हित के लिए संघर्ष है। यह नए झारखंड का नवनिर्माण का संघर्ष है। हम लोग का एक ही लक्ष्य है, न्याय, छात्रों का न्याय। 24 जिला, 24 संकल्प,
एक आवाज, भर्ती व्यवस्था में हो सुधार, झारखंडियों का हो नौकरी। आइए अब आगे बढ़ेंगे। झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में नियुक्तियों के विज्ञापन रद्द करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इन विज्ञापनों के माध्यम से सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। राज्य सरकार ने 18 अगस्त को अधिसूचना जारी कर 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने का निर्णय लिया था। वहीं झारखंड सिविल सेवा परीक्षा की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 और सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त को सुनवाई होनी है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन ने अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से ये याचिका दाखिल की है। याचिका में जेपीएससी की ओर से 19 अप्रैल को आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के संचालन और मूल्यांकन में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। याचिका में परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने, पूरे मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष, व्यापक और समयबद्ध जांच कराने का आग्रह किया गया है। तो यह झारखंड सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। आज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। साथ ही साथ देवेंद्रनाथ महतो ने बोला है कि शिबू सोरेन के पैतृक गांव से ये सुधार यात्रा शुरू होगी। हम लगातार देख रहे हैं कि झारखंड में छात्र आंदोलन तेज होता जा रहा है और शिबू सोरेन पर लगातार यहाँ हेमंत सोरेन पर लगातार यहाँ दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दो तरफा और चौतरफा कहें तो यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के तहत अब हम लोग इस आंदोलन को आगे एक महत्वपूर्ण नए चरण का ऐलान किए हैं। ये समस्त झारखंडियों के हित के लिए संघर्ष है। यह नए झारखंड का नवनिर्माण का संघर्ष है। हम लोग का एक ही लक्ष्य है, न्याय, छात्रों का न्याय। 24 जिला, 24 संकल्प, एक आवाज, भर्ती व्यवस्था में हो सुधार, झारखंडियों का हो नौकरी। तो झारखंड सरकार के लिए बड़ी चुनौती पेश करते हुए ये छात्र सीजीएल रद्द की जो वापसी है उसके लिए कहीं अभ्यर्थी डटे हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि हाईकोर्ट में नियुक्ति को लेकर के याचिका दायर है। सुप्रीम कोर्ट में जेपीएससी भर्ती केस में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और भले ही बारिश हो, किसी भी तरह का मौसम हो, लेकिन ये छात्र लगातार मैदान में डटे हुए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान जेपीएससी जेएसएससी जो भर्ती घोटाला है, इसमें कई सारे चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। गड़बड़ियों में टीडीपीएल के पूर्व मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार तिवारी की भूमिका इसमें अहम तौर पर नजर आई और इसके अलावा यही वजह है कि छात्र लगातार आक्रोशित हैं और आज से छात्रों ने जो शिबू सोरेन का पैतृक गांव है वहां से यात्रा की शुरुआत करने की बात कही है। 11वीं से 14वीं जेपीएससी में चयन और इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने को लेकर ये छात्र लगातार आंदोलनरत नजर आ रहे हैं। और इस समय हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर का से सवाल पूछते हैं। दिवाकर, आप लगातार हमें जब से झारखंड का छात्र आंदोलन शुरू हुआ है लगातार अपडेट दे रहे हैं। अब आज से देवेंद्रनाथ महतो ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और शिबू सोरेन के पैतृक गांव से यात्रा निकाली जानी है। हमेशा से हम इस आंदोलन को देख रहे हैं, गांधी के विचारों पर ये चल रहा है, संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार है, लगातार दबाव में जरूर है, लेकिन सॉल्यूशन निकलता हुआ, आउटकम आता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, निश्चित तौर पर आउटकम निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा और शायद इसी वजह से देवेंद्रनाथ महतो ने अब हताश होकर, हालांकि इन लोगों ने पहले
जो आंदोलन था उसको 2 महीने तक के लिए स्थगित करने की बात की थी, लेकिन हाईकोर्ट में जब एक एक कर जो परीक्षाएं रद्द हुई थी उस पर जब स्टे लगने की प्रक्रिया शुरू हुई तो इन्होंने फिर से दूसरे चरण के आंदोलन की शुरुआत की घोषणा की। और उस आंदोलन की आज पदयात्रा से शुरुआत हो रही है और यह पदयात्रा सभी 24 जिलों में चलेगा। दिशोम गुरु के गांव नेमरा रामगढ़ से यह यात्रा शुरू होगी और इसमें सभी छात्रों के लिए एक टीम भी बनाई गई है कि जो भी छात्र प्रताड़ित है, जिन्होंने भी प्रतियोगी परीक्षाएं दी है, अगर वो कहीं भी उनको अनियमितताएं नजर आई है तो बकायदा वकालतनामा और तमाम पेपर के साथ चीजों को साथ संलग्न करें और उसके बाद ये कोर्ट में भी फाइट करेंगे। तो हर लेवल पे अब तैयारी चल रही है सरकार को घेरने की, सरकार के खिलाफ किलाबंदी की तैयारी, क्योंकि सड़क से लेकर अब सदन तक आपने देखा था कि किस तरीके से विधानसभा तक मामला पूरी तरीके से पहुंचा था, तो अब सड़क से लेकर न्यायपालिका तक भी पहुंचने की कोशिश में ये लोग लगे हुए। तो लगातार अब सरकार को घेरने की कोशिश। दूसरी तरफ आज 2 महत्वपूर्ण सुनवाई भी होनी है। नेताओं पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं विपक्ष लगा उसमें सुनवाई होनी है और दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया गया है टीटी परीक्षा को रद्द करने और झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता को सीबीआई से जांच कराने का मामला, तो उस पर भी आज सुनवाई होनी है, अहम सुनवाई है। और दूसरा झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, जो झारखंड में परीक्षाओं को झारखंड सरकार ने रद्द किया है 22 परीक्षाओं को, 17 परीक्षाओं में जांच के जो आदेश दिए और कुछ जो वैकेंसीज निकाली गई थी उसको होल्ड किया गया है। तो इन तमाम चीजों पर आज यहाँ पर सुनवाई होनी है कि आखिर सरकार ने किस आधार पर, अभ्यर्थी जो है वो हाईकोर्ट गए हैं कि सरकार ने किस आधार पर एकाएक परीक्षाएं रद्द कर दी। कई लोग नौकरी कर रहे हैं, कई लोगों के इंटरव्यू चल रहे हैं, कई जो है वो मेंस दे चुके हैं। तो तमाम तरह की चीजें आज निकल कर आती है कोर्ट से कि क्या निकल कर आएगा। लेकिन फिलहाल हर मोर्चे पर हेमंत सरकार इसलिए घिरती हुई नजर आ रही है कि आज 2 अहम सुनवाई भी होनी है और तीसरा आज से जो मार्च शुरू हो रहा है, पैदल मार्च ये शुरू करने वाले हैं, तो ये एक बड़ा मुकाम हो सकता है कि किस तरीके से उस आंदोलन को देवेंद्र महतो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार आक्रामक है। 2 दिन पहले जिस तरीके से छात्रों का पुतला दहन के कार्यक्रम के दौरान उनकी पिटाई हुई है, करीब 1000 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार पर हमलावर है और कह रही है कि राज्य में पूरे आपातकाल जैसी स्थिति है। और कई तो जैसे चंपई सोरेन जैसे नेता तो अब झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग कर रहे हैं। दिवाकर, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हेमंत सोरेन के सामने एक बड़ी चुनौती छात्रों के अलावा इस बात की भी है कि अपने पिताजी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के तौर पर तो आप राजनीति में उतरे थे, लेकिन उस तरह से आप काम नहीं कर पाए। बतौर मुख्यमंत्री अगर हम देखें तो छात्रों के सामने इस तरह की चुनौतियों को खड़े करना और अपने पिताजी की विरासत के नाम पर कहीं ना कहीं जो राजनीति भ्रम की फैलाने की काम किया है यहाँ पर, तो हेमंत सोरेन की चुनौतियां इस बात को लेकर के भी है कि आखिर आप अपने पिताजी के राजनीतिक विरासत के साथ किस तरह आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर आपने जो सवाल किया वो दर्द छात्रों के मन में भी था कि झारखंड में लगातार ये कहा जाता है कि ये अगुआ सरकार है, आदिवासियों की सरकार है। और इसीलिए छात्र जब आप देख रहे थे कि आंदोलन जब कर रहे थे तो बापू की प्रतिमा के साथ ये लोग दिशोम गुरु शिबू सोरेन, जो हेमंत सोरेन के पिता है स्वर्गीय, उनकी भी तस्वीर लेकर बैठे हुए थे कि उन्होंने झारखंड में एक उलगुलान का जो कॉन्सेप्ट था बिरसा मुंडा का, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया था। किस तरीके से जल जंगल और जमीन की जो लड़ाई थी उसको वो आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन आज झारखंड का जो युवा है प्रतियोगी परीक्षाओं में जो शामिल हो रहा है, वो कहीं बेरोजगारी का दंश झेल रहा है तो कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं की वजह से पूरी जिंदगी जो उनकी है, उनके पूरे कैरियर पर एक तरीके का दाग लगता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर उनके सामने उनका भविष्य नहीं दिख रहा है। तो इसको लेकर अब छात्रों ने यहाँ पर एक तरीके से आंदोलन छेड़ा है और ये आंदोलन पूरी तरीके से हेमंत सोरेन के खिलाफ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब पुलिस की कार्रवाई हुई है और उसके बाद जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से छात्रों के साथ झड़प हुआ है, उनकी पिटाई की है, उस पर आरोप लगे हैं, तो ये तमाम तरह की चीजों के बाद हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं घिरते जा रहे हैं कि जिस शिबू सोरेन ने झारखंड में आंदोलन को एक नया मुकाम दिया था, उसी झारखंड में अब छात्रों के साथ पिटाई हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें हेमंत सोरेन उस मामले में भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जी दिवाकर, इसके साथ साथ अब ये मामला सिर्फ छात्रों से जुड़ा हुआ नहीं रह गया, अब ये मामला कोर्ट तक भी जा पहुंचा है। हमने जिस तरीके से देखा कि जब परीक्षाओं को हेमंत सोरेन की सरकार ने रद्द किया, उसके बाद हाईकोर्ट में ये मामला पूरा गया और उसके बाद जो हेमंत सोरेन का फैसला था उसको रद्द कर दिया गया और जो परीक्षाएं रद्द की थी और वो जो अब सफल अभ्यर्थी थे वो फिर अपनी नौकरी पर वापस लौट आए। अब सुनवाई आगे बढ़ेगी, कौन कौन सी याचिकाएं हैं, क्या क्या दलीलें दी गई हैं? देखिए, इसके पहले आपको याद होगा भावना कि जो झारखंड में 11वीं से 13वीं जेपीएससी की परीक्षाएं थी, जिनके लोग सफल हो गए थे अभ्यर्थी और वो ट्रेनिंग पे फिलहाल है, काम कर रहे थे। सीडीपीओ की जो परीक्षाएं थी वो हुआ था, उसमें जो सफल अभ्यर्थी थे वो भी ट्रेनिंग कर रहे थे। उसके अलावा फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर वो तो कार्यरत थे। इसके अलावा सीजीपीएल जो एक सबसे बड़ा चंक है, जेएससीसी सीजीएल की परीक्षा जिसके जरिए सचिवालय सहायक की नियुक्ति होती है और कई और
तरह की नियुक्तियां होती है, वो भी पिछले 8-9 महीने से नौकरी कर रहे थे। उनका आंदोलन लगातार उग्र हो रहा था और उसके बाद कोर्ट में जब इन लोगों ने अपनी तरफ से जब अर्जी दाखिल की तो पहले दिन ही कोर्ट की तरफ से जो इनके वकील ने तथ्यों को पेश किया, उसके बाद सरकार उस पर कोई बहुत ज्यादा बचाव नहीं कर पाई और तुरंत से स्टे मिल गया और उसके बाद ये छात्रों ने खुशी मनाई और आज से ये काम पर भी लौटेंगे। आज सोमवार, चूंकि ये फैसला फ्राइडे को दोपहर के बाद आया था, तो फ्राइडे दोपहर के बाद ये लोग नहीं काम पर गए, तो मंडे आज उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो फिर जो अभ्यर्थी जो कभी नौकरी करते थे, वो पिछले 4 दिनों तक उनको ब्रेक मिला, एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार ने सारी परीक्षाओं को रद्द कर दिया, लेकिन फिर उनको कोर्ट से स्टे मिल गया। लेकिन आज जो हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, वो सिर्फ अब एक परीक्षाओं को लेकर सुनवाई नहीं है। जितने फैसले भी हेमंत सोरेन सरकार ने उस दिन लिए थे, कैबिनेट में जो डिसीजन लेकर जो फैसले किए गए थे कि 22 परीक्षाओं को रद्द किया जाता है, 17 को जांच किए जाएंगे और कुछ परीक्षाओं को होल्ड पर रखा गया, तो इन तमाम मामलों पर आज सुनवाई होनी है। एक क्लब किया गया मामला है और इसमें तमाम मामलों पर आज सुनवाई होगी और देखना होगा कि क्या कुछ फैसला निकल कर आता है, क्योंकि लगातार जो अर्जियां शामिल की जा रही थी एक एक करके, जिस तरीके से पहले 11वीं से 13वीं को लेकर स्टे आया, उसके बाद फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर को लेकर स्टे आया, फिर सीजीएल को लेकर स्टे आया, तो उसके बाद से सारे मामले क्लब किए गए हैं और उसके बाद आज उस पर सुनवाई होनी है। और ध्यान रखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी चूंकि सुनवाई है इस मामले पर, जो पीटी की परीक्षा है और सीजीएल को सीबीआई से जांच कराने का मांग है, इस पे भी आज कुछ अहम फैसला या निर्देश आ सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद दिवाकर तमाम जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए। अगली खबर पंजाब से जुड़ी हुई है। पंजाब में कर्मचारियों और सरकार के बीच एक बार फिर टकराव देखने को मिला है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के पैतृक गांव सतौज में रविवार को बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन योजना की बहाली, लंबित महंगाई भत्ते की किस्तें जारी करने और अन्य मांगों को लेकर प्रदेश भर से कर्मचारी और शिक्षक सतौज पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर गांव में प्रवेश करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कर्मचारियों का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने से पहले ओपीएस बहाली और कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दों को हल करने का वादा किया था, लेकिन अब तक इन मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की अपील की है और साथ ही कर्मचारियों ने 27 अगस्त को प्रस्तावित पंजाब बंद को सफल बनाने की अपील भी की है। आइए आगे बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश दौरे पर पहुंच चुका है। इस दौरान चुनावी प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, युवाओं और भावी मतदाताओं को चुनाव प्रणाली से जोड़ने और चुनावी साक्षरता बढ़ाने पर जोर रहेगा। प्रतिनिधिमंडल बूथ लेवल अधिकारियों यानी कि बीएलओ से भी संवाद करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मनीष गर्ग, डायरेक्टर जनरल मीडिया आशीष गोयल, डायरेक्टर जनरल आईटी डॉक्टर सीमा खन्ना समेत आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। दौरे की शुरुआत लखनऊ के काल्विन तालुकेदार्स कॉलेज में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम से होने वाली है और इसके बाद ज्ञानेश कुमार इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ईएलसी 2.0 और ईसीआई नेट पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में ईएलसी और ईसीआई नेट से जुड़े सम्मेलन 3 चरणों में लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ चरण में 20 जिलों के निर्वाचन अधिकारी और संबंधित अधिकारी हिस्सा लेंगे। निर्वाचन आयोग युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ने के लिए इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब यानी कि ईएलसी के जरिए जागरूकता अभियान चला रहा है। दौरे के दूसरे दिन मुख्य चुनाव आयुक्त करीब 500 बीएलओ से संवाद करेंगे और जमीनी स्तर पर चुनाव व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए संदेश देने के लिए आए हैं। खास तौर से हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स जो कि लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं, उनको कुछ बात समझाने और उत्तर प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने स्कूल्स हैं वहाँ पर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए भी यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। अब खबर एक देश एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की बैठक को लेकर है, जिसकी आज एक अहम बैठक होने वाली है। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी करने वाले हैं।
बैठक में संविधान के 129वें संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न पक्षों और विशेषज्ञों के विचार सुने जाएंगे। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम के साथ संवाद भी होगा। इसके बाद समिति के सदस्य दिल्ली के पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ चर्चा करेंगे। बैठक से पहले जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने एक बार फिर कहा है कि बार बार चुनाव होने से पूरे देश को नुकसान है, खासकर छात्रों को। सभी लोगों का ये मानना था कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होने चाहिए, क्योंकि आम जनता इससे बहुत उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। हम देखते हैं कि पूरे हमेशा हम जानना चाहते हैं कि देश भारत तो हमेशा चुनावी प्रक्रिया में ही लगा रहता है, तो हम गवर्नेंस कम करेंगे। इन चुनाव में सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग और सरकारी स्कूल के बच्चे का नुकसान होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे बड़ा नुकसान देश में अगर हुआ है हमारे बच्चों के लिए तो बार बार चुनाव होने की वजह से हुआ है। कॉलेज के स्टूडेंट्स के जो वैकेंसीज होती है, एडवर्टीजमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट का बात है, चाहे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो चाहे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो, और चाहे उनके एजुकेशन कैलेंडर है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है बार बार चुनाव होने से। और आइए अब आगे बढ़े। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने हल्ला बोला है, खास तौर पर वहां कहे गए महिलाओं से जुड़े मामले में, जिसमें राहुल ने कहा था कि महिलाएं किसी के भी अधीन नहीं हो सकती हैं, महिलाओं को आजाद होना चाहिए। राहुल के इसी बयान को लेकर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने निशाना साधा है और चुनौती भी दी है कि वो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को तुरंत लागू करने के लिए समर्थन करें और कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाया जाए। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक कार्यक्रम में ये कहा कि वो महिलाओं का समर्थन करते हैं। आज मैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये निवेदन करती हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए प्रधानमंत्री का सहयोग करें। आइए रुक करते अगली खबर का। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 24 अगस्त को जापान के 4 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीयूष गोयल व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कारोबारी प्रतिनिधि मंडल के साथ जापान जा रहे हैं। इस यात्रा में 200 सदस्यीय कारोबारी प्रतिनिधि मंडल का वो नेतृत्व कर रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए तरीकों पर चर्चा होने वाली है। टोक्यो में भारत के विकास में लंबे समय से भागीदार रहे प्रमुख जापानी समूहों और औद्योगिक घरानों के शीर्ष नेतृत्व के साथ कई बैठकें करेंगे। 1500 से ज्यादा अग्रणी जापानी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च संस्था किरान रेन यानी कि जापान बिजनेस फेडरेशन के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने वाले हैं। मंत्री पीयूष गोयल जापान जाने वाले भारत के अब तक के सबसे बड़े बिजनेस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने 2 दिवसीय रूस दौरे पर हैं। मॉस्को में भारत के राजदूत विनय कुमार और रूसी विदेशी मंत्रालय के अधिकारी अलेक्जेंडर लियोनिदोविच कोज़लोव ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर रूस के पहले उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ 27वीं IRIGC टेक बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे और इस दौरान व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा होगी। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मिलेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नया सवेरा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे आज है सावन का चौथा सोमवार और शिवालयों में इस समय किस तरीके से दिख रहे हैं भक्तों का तांता और भीड़। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। नहीं, मैं अपनी ऑडियो ले रही, नहीं ऑडियो ले रही।
सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज सावन का चौथा और अंतिम सोमवार है। इस अवसर पर देश भर के शिवालयों में सुबह से शिव भक्तों की भीड़ लगी है। शिव मंदिरों में श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। शिवालयों में भव्य श्रृंगार किया जा रहा है। श्रद्धालु उपवास रखकर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। देवघर, काशी, उज्जैन, अयोध्या समेत देश भर के छोटे बड़े मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। देवालयों और प्रमुख मार्गों पर शिव के गुणगान की गूंज है। प्रमुख शहरों में प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और शिव भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी विशेष प्रबंध किए हैं। तो इस समय हमारे साथ हरिकेश जुड़ गए हैं वाराणसी से, काशी विश्वनाथ मंदिर से, और मोहित शुक्ला जुड़ रहे हैं दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर से। सबसे पहले हरिकेश के पास चलते हैं। हरिकेश, काशी विश्वनाथ में इस समय। हरिकेश, सबसे पहले तो हर हर महादेव आपको। आज सावन का चौथा और अंतिम सोमवार है और काशी विश्वनाथ में अगर बात करें तो किस तरीके से उत्साह का माहौल है, तस्वीरों के जरिए अगर आप दिखाना चाहें हमारे दर्शकों को। काशी से हर हर महादेव, यह काशी विश्वनाथ मंदिर जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में आता है, क्योंकि हम यहाँ पे राजा के रूप में विराजते हैं। काशी के लोगों को कहा जाता है किसी को भूखे नहीं सोने देती है। अब चूंकि सावन का अंतिम सोमवार है और एकादशी भी है, तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए। सावन में विशेष महत्व होता है बाबा को जलाभिषेक करने का। बिल्कुल हरिकेश, भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं बाबा का अभिषेक करने के लिए, हाथों में जल लेकर के। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला भी जुड़े हुए हैं राजधानी दिल्ली से। गौरीशंकर मंदिर के दर्शन करने के लिए अपने दर्शकों को लेकर के चलते हैं। मोहित, बताइए किस तरह से भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। सावन का महीना चल रहा है और आखिरी सोमवार है। संध्या और भावना, आप दोनों को ही सावन के आखिरी सोमवार की बहुत 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 शुभकामनाएं। और हमेशा से ये कहा गया है कि करता करे न हो सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौखंड में सबसे बड़ा न कोई। तो जो राजाधिराज हैं, जो महादेव हैं, ऐसे शिव शंकर भोलेनाथ के आज सावन का आज आखिरी सोमवार है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का आषाढ़ महीना लगा हुआ है। और आप समझिए कि जो आषाढ़ जो नक्षत्र भी है, इस नक्षत्र में जब आखिरी सोमवार होता है और साथ ही आज एकादशी का भी अपना महत्व है, तो ऐसे में ये आखिरी सोमवार बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में आप देखिए, मैं आपको दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर की वो तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ सुबह से ही लाइनें लगी हुई हैं। पूरा मंदिर पूरे महीने ऐसे ही सजा रहा, भक्तों का यहाँ पर तांता लगा रहा। कोई अपने हाथ में बेल लेकर आया है, कोई धतूरा लेकर आया है, कोई ध्वजा लेकर आया है, कोई धृत से बाबा का श्रृंगार करने के लिए ही यहाँ है। जहाँ तक आप देख पाएंगे, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, वहाँ तक आपको हर तरफ बाबा की महिमा नजर आएगी। यही वजह है कि लोग सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। लोग अपने साथ अपनी अरदास लेकर भी आए हैं। लोग हमेशा, और देखिए कुछ लोगों से मैं बात करना चाहूंगा, उनसे कहूंगा, मैम आपका बहुत स्वागत है। आपके हाथ में मैं देख रहा हूं कि पूजा की थाली है, बाबा को फूल अर्पित करने के लिए ले जा रही, गंगा जल भी ले जा रही हैं। क्या कहेंगी हमारे दूरदर्शन के दर्शकों से और ऐसे लोग जो सुबह से ही लाइनों में हैं? यही है कि यहाँ पे जब भी मैं आती हूँ, हर साल आती हूँ और मेरी मनोकामना सब पूरी करते हैं। ये जो जल है इसका भी अपना महत्व है। आपको पता है जब इस जल को हम चढ़ाते हैं तो एक मंत्र उसका हम जाप करते हैं। मैं करती हूँ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमंदान मृत्युमोक्षी मामृता। और जो भोले हैं, सृष्टि के मतलब रचयिता हैं,
तो इन्हीं के पास आके मतलब हमने देखिए जन्म के टाइम पे भी और मरण के टाइम पे भी बस उसकी शरण में जाना है। और मंत्र है, मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप लेके जब जाएंगी भगवान भोलेनाथ को, जब ये आप अर्पित करेंगी तो उस समय आपको बोलना है ओम शिव सांब शिवाय स्नानिम जलम समर्प्यामी, यानी कि भगवान शिव शंकर को जब हम भोलेनाथ को अपने हाथों से गंगा जल का अर्पण करते हैं, जिनके जटाओं में गंगा विराजमान है, साक्षात जो जिन्होंने गंगा का वास कराया हुआ, जब उसी गंगा जल को हम बाबा को अर्पित करते हैं तो इस मंत्र के साथ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनके पैरों में जाते हैं, उनके चरणों में जाते हैं। और अच्छा एक बात बताइए, वो अरदास वाली पर्ची लेकर आई, बाबा को बोला है कि बाबा क्या क्या देना है, वो मैं वो लिस्ट बना लूंगी। मैम आपका बहुत स्वागत है, कहाँ से आई? मैं सीताराम बदर से। कई सारे इलाकों से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और संध्या और भावना एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस मंदिर का एक अपना रहस्य भी है। एक यहाँ के बारे में एक बात कही जाती है कि जो भी यहाँ पर नव दंपत्ति है, नए जोड़े हैं, जब वो अपने जोड़े के साथ आते हैं तो ऐसा कहा जाता है, इस मंदिर की मान्यता है कि 7 जन्मों तक उनको एक ही जीवन साथी मिलता है। तो आज सावन का आखिरी सोमवार है, हर तरफ बाबा की जय जयकार है। तो जो आज जिस मन के साथ, जिस श्रद्धा के साथ जो मांगने आया है, जिसको घर चाहिए, वर चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, जिसको जो भी चाहिए, जिस चीज की कमी है, वो बाबा के आप चरणों में आइए, अरदास लगा दीजिए और आपको एक लोटा जल हर समस्या का हल। यही वजह है कि एक लोटा आप जल लेकर आइए बाबा के चरणों में। और वो तो वैसे भी भोलेनाथ हैं, यानी कि जो इतने भोले हैं, नाथों के नाथ हैं, महादेव हैं, राजाधिराज हैं, उनके चरणों में जब आप एक लोटा जल के साथ खड़े होते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हर समस्या का हल मिल जाता है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं मोहित कि किस तरीके से भक्तों में उत्साह है और क्योंकि आज सोमवार है और सावन का आखिरी सोमवार है तो भक्तों में उल्लास और बढ़ गया। और जो तांता लगा हुआ है, वो भक्तों का जो कतार लगी हुई है और एकदम चरणबद्ध तरीके से भक्त आगे बढ़ते जा रहे हैं। और गौरी शंकर मंदिर अगर दिल्ली का मंदिर अगर माना जाए तो सबसे पुराना मंदिर है। मोहित, अगर और कुछ आप बताना चाहे तस्वीरों के जरिए और इस मंदिर के बारे में तो हमारे दर्शकों तो बताइए वो बात। देखिए, साफ तौर पर भावना एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो पुराने यानी कि प्राचीन मराठा राजा हुए हैं अप्पा गंगाधर राव, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था और हमेशा से ही इस मंदिर का अपना महत्व रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अलग अलग ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए लोग अलग अलग जाते हैं और इस मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके धरातल में यानी कि आपको इसके बेसमेंट में आपको एक साथ ही सारे ज्योतिर्लिंग के यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं। और जब आपको एक साथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं तो आप जीवन मरण के उस काल चक्र से बाहर हो जाते हैं। यही वजह है कि लोग यहाँ पर इस मंदिर में जरूर आते हैं और खास तौर पर जो नई युवतियां हैं या खास तौर पर लड़कियां हैं वो अपने माँ बाप के साथ इस मंदिर में जरूर आती हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जिन युवतियों को अच्छे वर की तलाश होती है, माँ बाप जिनके लिए अच्छे सुयोग्य वर की तलाश करते हैं तो इस मंदिर में आने के बाद उनको वैसा ही वर मिल जाता है। तो भावना और संध्या, मैं तो यही कहूंगा कि आज सावन का आखिरी सोमवार है, हर तरफ बाबा की जय जयकार है और बिल्कुल मोहित, और हर भक्त हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से बाबा भोलेनाथ को मनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कोई जलाभिषेक कर रहा है तो कोई बिल्व पत्र और फूल अर्पित कर रहा है। हमारे साथ हरिकेश भी जुड़े हुए हैं वाराणसी से। हरिकेश, आप दर्शन कराइए हमारे दर्शकों को और बताइए कि आज किस तरह से वहां पर माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि हर शिव भक्त लगातार बाबा से मनोकामना के साथ लेकर के पहुंचा होगा। मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही है। हरिकेश, यहाँ हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप तस्वीरों के जरिए जो भक्तों में उल्लास है, जो भक्तों में उत्साह है और आज जब सोमवार है और सावन का आखिरी सोमवार है तो ऐसे में भक्तों का उत्साह अलग ही तरीके से आगे बढ़ रहा होगा। मैं यहाँ पर गेट नंबर 4 पे हूँ और यहाँ पे ढेर सारे श्रद्धालु आए हुए हैं जो दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर जो व्यवस्था है, क्योंकि मैदानी से लेकर बुदौलिया तक 9 व्हीकल जोन होता है, क्योंकि सावन का अंतिम सोमवार है और एकादशी भी है, इसका एक विशेष महत्व है। तो लोग दूर दूर से, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं बाबा के जलाभिषेक करने के लिए, दर्शन करने के लिए। श्रद्धालु भी हैं और सावनियों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि अंतिम सोमवार है, बाबा को सोमवार प्रिय है माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि लोग जो है जलाभिषेक करते हैं बाबा को प्रसन्न करने के लिए, जो मनोवांछित फल पाना चाहते हैं, कामना करते हैं, वो लोग जो है आकर जलाभिषेक करते हैं, दुर्गाभिषेक करते हैं। इसके अलावा क्योंकि बाबा को उस तरह से जो अपने आप प्रकृति पैदा करती है, जैसे धतूरा है, मदार है, इस तरह के जो मालाएं होती है, फल होते हैं, ये भी चाहने का काम करते हैं। बेलपत्र जो बाबा को अत्यंत प्रिय है,
बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं और पावन आ रहे हैं, क्योंकि काफी अच्छी में पहुंच रहे हैं और बाबा को रिझाने की अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। मोहित और हरिकेश, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में समाचार पत्र आ चुके हैं, तो आइए आपको पहली खबर से रूबरू करा देते हैं कि देश में बड़े कला के कद्रदान लगा रहे करोड़ों की बोली। आपको बता दें कि कला को लेकर बढ़ रहा है लगातार आकर्षण और कला बाजार के जानकारों के मुताबिक आपको बता दें कि इसके पीछे सिर्फ निवेश का गणित नहीं है। अच्छी कलाकृति खरीदने वाले व्यक्ति अपने घर में केवल एक महंगी चीज नहीं लाता, वे अपनी पसंद और व्यक्तित्व का एक हिस्सा भी वहां रखता है। और यही कारण है कि कला खरीदने का फैसला कई बार शेयर या संपत्ति में निवेश से अलग होता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि लक्सट्रैप के अनुसार ये जो रिपोर्ट है, देश में 3000 करोड़ का कला बाजार है और कम चर्चित कलाकारों की अच्छी कलाकृतियां भी बन रही हैं अब जो उनके चाहने वाले हैं उनकी पसंद। और आइए एक और खबर आपको बताते हैं। ये खबर हमने दैनिक जागरण अखबार से ली है। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों की किस तरह से तस्वीर बदली गई है और निजी स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है और बच्चे जो हैं वो निजी स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूल में पहुंच रहे हैं। सहारनपुर से ये स्टोरी है स्कूलों की बदहाली और अव्यवस्थाओं को लेकर, जब कई राज्यों में जन अल्फा हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से वो आवाज उठाते हैं। लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी है कि साफ तौर पर ये तस्वीर दर्शाती है कि कैसे शासकीय स्कूलों की तरफ ये बच्चे बढ़ रहे हैं। स्टोरी है सहारनपुर से, जहाँ सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं किस तरह से बढ़ाई गई और 5 स्कूलों के प्रधान अध्यापकों को सर्वाधिक नामांकन कराने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित भी किया है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से इस पहल को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार भी लगातार साथ देती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि छात्रों का जो रुझान है वो निजी स्कूलों की जगह सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगली खबर वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी हुई है और बेहद ही खास खबर है, क्योंकि दिल्ली चिड़ियाघर से निकले सफेद बाघों ने दुनिया भर में धाक जमाई है और दिल्ली चिड़ियाघर में वन्यजीव संरक्षण की दुनिया में एक मिसाल पेश की है। ये देश का पहला ऐसा चिड़ियाघर अब बन गया है जिसने न केवल भारत बल्कि विदेशों के अपने चिड़ियाघरों को सफेद बाघों यानी कि व्हाइट टाइगर का उपहार देने के साथ ही उन्हें समृद्ध किया है। आज दुनिया भर के विभिन्न चिड़ियाघरों में जो सफेद बाघ अपनी दहाड़ से पर्यटकों को आकर्षित करें, वे दरअसल रीवा की ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है। और अगर आपको वर्तमान स्थिति बताएं तो रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या 9 है, वहीं व्हाइट टाइगर की संख्या 5 है।
और आइए अब आपको अगली खबर बताते हैं जो आपको सचेत और जागरूक कर रही है। इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में आपने सुना है, तो आप इसको जानिए कि क्या होता है ये। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने आप पर ही शक होने लगता है कि क्या ये काम मैंने बेहतर तरीके से किया है, या फिर आपको लगता है आप सफलता पाने के बाद भी अपने आप पर शक और शंका करने लगते हैं कि मुझे शायद सफलता कम मिली है। तो ऐसे अगर आपके मन में भी, आपके दिमाग में भी इस तरह के ख्याल और विचार आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा जागरूक हो जाइए, क्योंकि सफलता आपको मिल रही है लेकिन आप उसकी तरफ सोच नहीं रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अगर इम्पोस्टर सिंड्रोम के आप शिकार हैं तो फिर आपको ये तमाम तरह के जो सुझाव हैं या संकेत हैं, उन संकेतों को समझना होगा। और ये खबर बता रही है कि कैसे आप इन संकेतों के माध्यम से समझकर और इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं और अपने आप पर शक नहीं बल्कि विश्वास पैदा कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये कुछ था आज के समाचार पत्रों में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सोमवार का दिन है और सोमवार को हर बार एक स्पेशल सेगमेंट होता है विज्ञान से जुड़ा हुआ, हमारा खास सेगमेंट साइंस पार्क। आज हम आपको बता रहे हैं कि क्या कभी आपने सोचा है कि जो इंसान बोल नहीं सकता वो दुनिया के एक बड़े ओपरा शो का स्टार बन सकता है। एआई और साइंस ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। कैसे दिखाया है, आइए आपको हमारे इस विशेष सेगमेंट के जरिए दिखाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में आए दिन कोई ना कोई हैरान कर देने वाला चमत्कार देखने को मिलता है। लेकिन जब एआई का इस्तेमाल किसी इंसान की दबी हुई आवाज और भावनाओं को मंच देने के लिए होता है, तो वैज्ञानिकों के साथ साथ दुनिया भर के लोगों के भी होश उड़ जाते हैं। ऐसे में अगर कोई आपसे कहे कि एक ऐसा इंसान जो बोल नहीं सकता वो दुनिया के एक बड़े ओपेरा शो का मुख्य स्टार बनकर पूरे स्टेज पर अपनी आवाज का जादू बिखेर रहा है, तो शायद आपको पहली बार में यकीन नहीं होगा। लेकिन सच तो यही है कि टेक्नोलॉजी का ये कारनामा बिल्कुल हकीकत बन चुका है। साइंटिफिक अमेरिकन के अ नॉन स्पीकिंग पर्सन इज द स्टार ऑफ दिस ओपेरा, एआई मेड दैट पॉसिबल में इस ऐतिहासिक उपलब्धि का खुलासा हुआ है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एआई ने इंसानी कला और संचार की सीमाओं को तोड़कर एक नया इतिहास रच दिया है। तो आइए साइंस स्पार्क के इस बेहद रोमांचक एपिसोड में विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये ऑटिस्टिक और नॉन स्पीकिंग कलाकार कौन है और कैसे एआई वॉइस टेक्नोलॉजी ने साइंस के लिहाज से एक नया क्रांतिकारी चमत्कार किया है। सबसे पहले जानते हैं कि एआई ने ऐसा क्या किया जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। एआई के चमत्कार के बारे में आपको बताएं, उससे पहले उस इंसान के बारे में जान लीजिए जिनके जरिए एआई का ये कमाल दुनिया के सामने आया है। ऐसे में आप मान लीजिए कि आपके मन में शब्द हैं, भावनाएं हैं, अपनी बात कहने की पूरी इच्छा है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो आवाज आपका साथ नहीं देती या आप बोल ही नहीं पाते। जैकब जॉर्डन के लिए भी रोजमर्रा की जिंदगी कुछ ऐसी ही हो रही है। वो अपनी बात कहने के लिए शब्दों को कंप्यूटर पर लिखते रहे हैं। साइंटिफिक अमेरिकन के मुताबिक उन्हें ऑटिज्म और एप्रेक्सिया है, जो कि एक बीमारी होती है। उनके मामले में यह स्थिति इतनी गंभीर इसलिए है क्योंकि उनके लिए अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करना कई बार मुश्किल या असंभव हो जाता है। लेकिन अब एआई ने उनके लिए एक ऐसा रास्ता बनाया है जिसमें उनकी बात सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि उनकी अपनी आवाज जैसी सुनाई देती है। इस समस्या के समाधान को लेकर वैज्ञानिकों ने जैकब की आवाज के सैंपल्स का इस्तेमाल करके एआई की मदद से उनकी एक डिजिटल वॉइस तैयार की। इस सिस्टम ने उनकी आवाज की करीब 401 अलग अलग विशेषताओं को समझकर एक ऐसा वॉइस मॉडल बनाया जो जैकब की आवाज के अंदाज को दोहरा सकता है। क्योंकि एआई ने सिर्फ जैकब की आवाज की नकल नहीं की बल्कि जैकब को अपनी ही आवाज पर कंट्रोल दिया। लगभग $6 के लिडार सेंसर्स की मदद से वो अपनी डिजिटल आवाज को तेज या धीमी कर सकते हैं, उसकी पिच को ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं और जहां चाहे वहां पर वो पॉज भी दे सकते हैं। और फिर यही आवाज उन्हें सेंसेरियम एक्स नाम के ओपेरा के मंच तक ले गई, जहां एआई जनरेटेड वॉइस उनकी परफॉर्मेंस का हिस्सा बनी। जैकब को इस टेक्नोलॉजी के साथ अभ्यास करने के लिए करीब 6 हफ्ते का समय मिला। एआई की यह तकनीक है क्या और इससे मानवता का कैसे भला हो सकता है? मान लीजिए किसी इंसान के मन में बिल्कुल साफ है कि उसे क्या कहना है, लेकिन बोलते वक्त उसकी आवाज उसका साथ नहीं देती। अब उसके सामने एक छोटा सा गैजेट रखा है। वो अपने शब्द कंप्यूटर में लिखता है और कुछ ही पल में वही बात उसकी अपनी जैसी डिजिटल आवाज में बाकी लोगों को सुनाई देने लगती है। इस तकनीक को समझें तो इसके सिस्टम ने पहले आवाज के सैंपल्स लिए, फिर उनको समझकर उनकी एक डिजिटल कॉपी तैयार की,
इसके बाद इसमें लिडार सेंसर्स जोड़े गए जो आमतौर पर दूरी और मूवमेंट पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि छोटी छोटी मूवमेंट्स को पहचानकर उन्हें आवाज के कंट्रोल्स में बदल देता है। यानी अगर कोई शख्स अपनी मूवमेंट बदलता है तो आवाज तेज या धीमी, उसकी पिच हाई या लो हो सकती है और वो सही जगह पर पॉज भी दे सकता है। ऐसे में अगर ऐसे गैजेट्स भविष्य में और छोटे, सस्ते और पोर्टेबल कम्युनिकेशन डिवाइसेस में बदल जाते हैं तो जिन लोगों के लिए सामान्य तरह से बोलना मुश्किल है, वे सिर्फ शब्दों के जरिए ही नहीं बल्कि अपनी आवाज के उतार चढ़ाव और भावनाओं के साथ भी दुनिया से संवाद कर सकेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से यह कितना बड़ा कदम है। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन शायद यही है कि एआई की असली ताकत सिर्फ कंटेंट जनरेट करने की नहीं है, बल्कि ह्यूमन कैपेबिलिटी को एम्पलीफाई करने में भी हो सकती है। आज एआई को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होती है कि क्या मशीन इंसानों की जॉब्स या क्रिएटिविटी को रिप्लेस कर देगी, लेकिन जैकब जॉर्डन का एग्जाम्पल बिल्कुल उल्टी ही तस्वीर दिखाता है। यहां मशीन ने कलाकार की जगह नहीं ली, मशीन ने कलाकार को मंच तक पहुंचने में मदद की। जैकब ही तय करते हैं कि उन्हें क्या कहना है, उनकी आवाज कैसी लगेगी और परफॉर्मेंस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एआई का ऐसा उपयोग है जो ह्यूमन इंटरेक्शन और ह्यूमन एजेंसी को रिप्लेस करने की बजाय उसे मजबूत करता है। तो कुल मिलाकर देखें तो कभी कभी इंसान के पास कहने के लिए पूरी दुनिया होती है, बस उसे दुनिया तक पहुंचाने वाली आवाज नहीं होती। एआई और साइंस अब इसी खामोशी को आवाज देने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक एआई पावर्ड वॉइस सिस्टम ने एक कलाकार को मंच तक पहुंचाया है। कल यही टेक्नोलॉजी लाखों लोगों को अपनी बात, अपने भाव और अपनी पहचान दुनिया तक पहुंचाने में मदद कर सकती है, क्योंकि असली तरक्की तब नहीं होती जब मशीन ज्यादा बोलने लगे। असली तरक्की तब होती है जब ज्यादा से ज्यादा इंसानों को अपनी आवाज के दम पर बड़ी पहचान मिल सके। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क के सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और स्पार्किंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और आइए अब आगे बढ़ते दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। ईरान पर दबाव बढ़ाने के क्रम में अमेरिका ने तेहरान पर आज से नए कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू करने की चेतावनी दे रखी है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ईरान पर इतिहास की सबसे सख्त पाबंदियां लगाने की धमकी दी है। इस संबंध में स्कॉट आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। हालांकि ईरान से किसी भी धमकी के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका के नए प्रतिबंधों की धमकी को हताशा का संकेत बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि नए प्रस्तावित उपाय तेहरान को हराने में नाकाम रहेंगे। साथ ही ईरान के टॉप सिक्योरिटी अधिकारी मोहसिन रेजाई ने चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक जंग में हिस्सा लेने वाले किसी भी देश को तेहरान दुश्मन मानेगा। उन्होंने कहा कि ईरान पहले ऐसे देशों से बातचीत करेगा और उन्हें इस झगड़े से दूर रहने के लिए कहेगा, लेकिन चेतावनी दी कि अगर वो मना करते हैं तो तेहरान उनके हितों पर हमला करेगा और अगर आसपास के देश अमेरिका की घेराबंदी में शामिल होने का फैसला करते हैं तो ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की एक बूंद भी एक्सपोर्ट नहीं होने देगा। दरअसल लगभग 6 महीने की जंग के बाद भी तेहरान अपनी बात पर डटा हुआ है। उसने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में शिपिंग लगभग रोक दी है, जिससे दुनिया भर में तेल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि न्याय और सम्मान पर आधारित समाधान खोजने के लिए वॉशिंगटन को ईरान से सम्मानपूर्वक बात करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दुनिया भर की और भी खबरें आपको बताते हैं अराउंड द वर्ल्ड में। पश्चिम एशिया तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड 1.29% गिरकर $93.17 और WTI 1.38% गिरकर $85.86 प्रति बैरल पर पहुंच गया। गिनी की राजधानी कोनाक्री में भूस्खलन से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 22 से ज्यादा लोग घायल हैं। ग्रीस ने क्रीट में बढ़ती प्रवासी संख्या के बीच करीब 420 प्रवासियों को लेस्बोस और सामोस द्वीपों पर भेजा। आइए अब आपको लिए चलते हैं हमारे खास सेगमेंट मनी मंत्रा की ओर।
पर्सनल फाइनेंस के बारे में आज हम आपको बताएंगे एसआईपी के बारे में। तो आप जानते हैं कि एसआईपी क्या होता है, लेकिन क्या आपको एसआईएफ यानी कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में भी पता है? म्यूचुअल फंड की तरह इसमें निवेश किया जा सकता है। क्या म्यूचुअल फंड से बेहतर है एसआईएफ? तो इसके जवाब सुनिए। तय रणनीति से निवेश करने का एसआईएफ आपको बेहतर विकल्प प्रदान करता है। शेयर, बॉन्ड समेत कई जगह आप निवेश इसमें कर सकते हैं। ये निवेशकों को म्यूचुअल फंड से अलग बनाता है और खास रणनीतियों का आपको विकल्प प्रदान करता है। इस फंड में निवेश की शुरुआत करने के लिए न्यूनतम 10 लाख रुपए की जरूरत होती है। और अब खबरें खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारत श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज मैच के दूसरा दिन भारत बड़े स्कोर के ओर आगे बढ़ रहा है। दूसरे टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया 300 रन के स्कोर के आगे खेलने उतरेगी। पहले दिन देवदत्त पडिक्कल ने 117 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने 50 रन बनाए। भारत के ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में आयोजित प्रतिष्ठित कनिष्ठा ओपन में ग्रुप ए का खिताब अपने नाम कर लिया है। टूर्नामेंट के 9वें और आखिरी दौर में प्रणेश ने जर्मनी के वादिम पेट्रोव्स्की को सफेद मोहरों से हराकर खिताब अपने नाम किया। हॉकी विश्व कप में अब तक शानदार प्रदर्शन कर रही भारतीय महिला हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। इस ड्रॉ के बाद समान अंक होने के बावजूद गोलों की संख्या के आधार पर भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। ईस्ट बंगाल ने फाइनल मुकाबले में मोहन बागान को 4-1 से करारी शिकस्त दी और रिकॉर्ड 17वां डुरंड कप खिताब जीता। ईस्ट बंगाल के लिए एडमिन ने हैट्रिक लगाई। इस जीत के साथ ईस्ट बंगाल का 22 साल से चला आ रहा ट्रॉफी का इंतजार खत्म हो गया। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना ने ला लीगा के नए सीजन की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में करते हुए एल्चे को 5-0 से करारी शिकस्त दी है। बार्सिलोना के लिए कप्तान राफिन्हा और फर्मिन लोपेज ने 2-2 गोल दागे। आइए अब जान लेते हैं मौसम का हाल। ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान।
और नया सवेरा में वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने के साथ साथ आपको कुछ खास और दिलचस्प तस्वीरों के साथ छोड़े जाएंगे। और एक खास और दिलचस्प तस्वीरें आ रही है चीन के शंघाई से, और यहाँ आधुनिक रोबोट्स इंसान की तरह डांस, बॉक्सिंग और हैरत अंगेज स्टंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। तकनीक के इस शानदार नज़ारे के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। इसी के साथ मुझे संध्या और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।